जी। तो आर, इसको सीरी पैरेलल रेजोनेंस सर्किट भी कहते हैं। ठीक है, पैरेलल। ये भी 5 मार्क्स का आता है और इसके जो प्रॉपर्टीज हैं वो पेपर में शॉर्ट में भी पूछी जाती हैं। तो इसकी जो डायग्राम हमने बनानी है उसमें हम इंडक्टर और कैपेसिटर लगाएंगे और दोनों लगाने हैं पैरेलल में। पैरेलल कहते हैं कि जिसमें करंट के पास अलग अलग पाथ्स हों। अब करंट जो यहाँ से आएगा आई, वो कुछ गुजरेगा कैपेसिटर में से, उसको हम कहेंगे आई सी, और कुछ गुजरेगा इंडक्टर में से, उसको हम कहेंगे आई एल। और यहाँ जो है इसको पैरेलल इसलिए कहते हैं क्योंकि दो अलग अलग पाथ्स हैं, ठीक है, करंट के। तो अब हमने वही करना है, इम्पीडेंस निकालनी है, और इम्पीडेंस के लिए रिएक्टेंसेस का पता होना चाहिए कि वो किस तरफ है, फिर उनको हेड टू टेल रूल से ऐड करना है। लेकिन इसमें इतना ज़्यादा काम नहीं है जितना उसमें समझाने पे ज़्यादा देर लगी है, ये छोटा सा टॉपिक है। अच्छा, अब यहाँ देखिए हमने ना वोल्टेज अप्लाई किए हैं। तो इस क्योंकि ये पैरेलल में है तो वोल्टेज यहाँ और यहाँ सेम होंगे। उसमें करंट सेम था, इसमें वोल्टेज सेम है। तो इसके लिए ना हम यहाँ इसके नीचे वैल्यूज लिख लेते हैं, फर्जी कीमतें लिख लेते हैं, उससे आपको समझ आ जाएगी कि इम्पीडेंस कब ज्यादा होगी, कब कम होगी। हमने इसमें चेंज जो करना है वो इसकी फ्रीक्वेंसी है। ये जो हम सोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं इसकी फ्रीक्वेंसी पहले लो रखनी है, ठीक है, और उसके बाद बढ़ाते बढ़ाते बहुत ज्यादा कर देनी है। लिख ठीक है, तो जब हम एक्स सी की वैल्यू और एक्स एल की वैल्यू चेक करेंगे, ठीक है, तो अगर हम लो फ्रीक्वेंसी यूज करें तो एक्स सी और फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेशन है, 1/2 पाई एफ सी। एक्स एल के साथ क्या रिलेशन है, 2 पाई एफ एल। लो फ्रीक्वेंसी पर एक्स सी की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। तो हम फर्ज कर लेते हैं कि इसकी वैल्यू 1000 है। ये सिर्फ मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, आपने पेपर में नहीं लिखना है। लो फ्रीक्वेंसी पर एक्स एल की वैल्यू कम होगी क्योंकि एफ कम है, तो एक्स एल भी कम होगा। तो मैं इसकी कम वैल्यू 100 कंसीडर कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, हाई फ्रीक्वेंसी पर क्या होगा, हाई फ्रीक्वेंसी पर एक्स सी की वैल्यू कम होगी, इसको मैं 100 ले लेता हूँ, और एक्स एल की वैल्यू होगी ज्यादा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो एक्स एल भी ज्यादा, तो इसको मैं 1000 ले लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, दरमियान में अब देखिए ना, ये जब हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे लो से हाई, तो एक्स सी की वैल्यू 1000 से कम होते होते 100 तक चली गई है, और इसकी वैल्यू 100 से बढ़ते बढ़ते 1000 तक चली गई। तो रास्ते में ऐसा पॉइंट लाजमी आएगा जब इसकी भी 500 होगी और इसकी भी 500 होगी। ये कम होते होते 500 हो जाएगी और ये ज्यादा होते होते 500 हो जाएगी। तो जिस फ्रीक्वेंसी पर ये बराबर हो जाते हैं ना, इसको हम कहते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ठीक है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अब देखना ये है कि इम्पीडेंस की वैल्यू इन तीन पॉइंट्स पर कौन से वाले पॉइंट है जिस पर हमने बारी बारी देखना है कि कब ज्यादा होती है इम्पीडेंस की वैल्यू, कब कम होगी। तो इसके लिए ना मैं आपको मेथड बता रहा हूँ। अब क्योंकि ये पैरेलल में लगे हैं तो आपने क्या मेथड पढ़ा है रेजिस्टेंस निकालने का, 1/R1 प्लस 1/R2। हम ये मेथड यहाँ यूज करेंगे, तो हम लिखेंगे 1/Z। इसकी जो रिएक्टेंस है वो है 1/XC, और इसकी जो है वो है 1/XL, ठीक है। ये मैं दोबारा बता दूं कि ये सिर्फ मैं आप लोगों को जो उसके 5 पॉइंट है ना, उन उसको समझाने के लिए ये मैंने एग्जांपल दी है, ये आपने पेपर में नहीं लिखनी, ताकि सिर्फ आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। इसमें ना हम पहले ये दो वैल्यूज पुट करेंगे, तो पुट करें 1/1000, 1/100। इसका एलसीएम लेंगे तो +10, सॉरी यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 11/1000,
1000, और Z की वैल्यू लेंगे तो ये इनवर्स ले लेंगे, तो इसको जब डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 90.9 ओम। ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमने दोबारा अब दूसरा पॉइंट लेंगे। दूसरा पॉइंट लेंगे तो ये हो जाएगा 1/Z = XC/XL। 1/, यहाँ आ जाएगा 500, ठीक है, प्लस 1/500। एलसीएम लिया, 1 + 1 2/500, 1/Z, तो Z हो जाएगा 500/2, तो इसका आंसर आ जाएगा 250। अब थर्ड स्टेप में हम इसकी लेंगे, लेकिन अब देखें इसकी वैल्यू 100 है, इसकी 1000 है, तो यही जवाब आएगा, क्योंकि इसमें फर्क ये है बस, इधर 100 आ जाएगा, इधर 1000 आ जाएगा, इसमें पहले 1000 है, उसमें बाद में आ जाएगा, तो जब हल करेंगे तो एग्जैक्ट ये आंसर आएगा तीसरे पॉइंट का। तो आपने क्या रिजल्ट निकाला कि यहाँ पर आंसर आया 90, यहाँ पर 250 ओहम, और यहाँ फिर 90। तो क्या रिजल्ट निकला कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर इस सर्किट की इम्पीडेंस मैक्सिमम है। ये फर्क है पिछले और इस टॉपिक का, उसमें मिनिमम थी इम्पीडेंस, इसमें मैक्सिमम है। ठीक है। तो इस तरीके से हम अब इसके चार, वो जो 5 पॉइंट है वो डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट था रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का, वो इक्वल होगी 1/2π LC अंडर रूट। ये कहाँ से आई है, ये हमने उसी तरीके से कंपेयर करना है। एक्स सी की वैल्यू है 1/ω c। बुक में ओमेगा भी लिखा होता है, तो ओमेगा से आपने परेशानी हो ना, ये 2πf के बराबर होता है, तो ये जगह 1/2π FC, और एक्सएल है 2ω L या 2πFL। तो आप दोनों को कंपेयर करें जैसे पिछले टॉपिक में किया, तो ये आंसर आ जाएगा। दूसरा पॉइंट कि एक्सएल रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर, हमने इसमें फिगर जो अभी बनाई थी ना, उसमें हमने क्या देखा था कि जो एक्सएल है और एक्ससी है ये अपोजिट आते हैं एक दूसरे के। ठीक है। तो अगर आप रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी चूज करेंगे तो उस पर दोनों की वैल्यू बराबर होगी, इसकी और इसकी, जिसकी वजह से नेट इफेक्ट कैंसल हो जाएगा। तो सर्किट सिर्फ और सिर्फ, अगर रेजिस्टेंस है तो उसका इफेक्ट रह जाएगा, बाकी सारा कुछ कैंसल। तो दूसरा पॉइंट है कि सर्किट जो है वो रेजिस्टिव होगा। ये बिल्कुल वैसा ही पॉइंट है जैसे आपने पिछले टॉपिक में पढ़ा। रेजिस्टिव का मतलब ये होता है कि इसमें ये ऐसे एक्ट करेगा जैसे अकेली रेजिस्टेंस लगी हो। तो वी और आई इन फेज होंगे, थीटा 0 होगा, और पावर फैक्टर आएगा कॉस थीटा से निकालते हैं तो ये आएगा 1। ठीक है। अच्छा, तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट बुक पे देख लेते हैं। इट इज रेजिस्टिव एंड इट्स वैल्यू इज L/C। ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे ये इंडक्टिव, उन्होंने कहा कि ये रेजिस्टिव सर्किट होगा, और इसकी जो वैल्यू है इम्पीडेंस की वो L/C के बराबर होगी। तो इसके बाद इसने लिखा है दी रेजोनेंस ऑफ द करंट, एट द रेजोनेंस द करंट इज मिनिमम एंड इट इज, वही अब जो पावर फैक्टर वाली बात है वो लिखी हुई है कि करंट मिनिमम होगा और इन फेज होगा, पावर फैक्टर 1 होगा। अब आपसे पूछ रहे करंट मिनिमम का हमें कैसे पता चला कि करंट मिनिमम है, इसका पता चला हमें इम्पीडेंस से। इम्पीडेंस देखिए यहाँ 90 है, यानी इम्पीडेंस रेजिस्टेंस को कहते हैं, कंबाइंड रेजिस्टेंस। तो जितनी रेजिस्टेंस कम होगी उतना करंट ज्यादा होगा। तो जब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी यूज कर रहे हैं तो उस वक्त इम्पीडेंस मैक्सिमम है। ठीक है। तो जब मैक्सिमम होगी तो उस वक्त हम कहेंगे कि करंट इसमें से कम पास होगा। तो इससे पहले भी रेजिस्टेंस इम्पीडेंस कम है, उसके बाद भी कम है, तो रेजोनेंस पर इम्पीडेंस मैक्सिमम है और करंट कम से कम पास होगा। तो अगर इसका ग्राफ प्लॉट करें तो ये इस तरह आएगा कि फ्रीक्वेंसी है इस तरफ लो और इस तरफ हाई, और इस तरफ करंट है। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, लो पर भी करंट ज्यादा होगा, हाई पर भी ज्यादा होगा।
लेकिन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर करंट की वैल्यू कम से कम होगी। क्यों कम से कम होगी? क्योंकि इस पॉइंट पर इसकी इम्पीडेंस की वैल्यू मैक्सिमम है। ठीक है। और पांचवा पॉइंट है कि के जो इंडिविजुअल करंट्स हैं, आईसी और आईएल, जो इंडक्टर और कैपेसिटर में से पास हो रहे हैं, इनकी वैल्यू बाज औकात आई से ज्यादा भी हो जाती है। मसलन हो सकता है, फर्ज करें आई की वैल्यू 100 एम्पेयर है, हो सकता है आई एल की वैल्यू 150 एम्पेयर हो जाए और कैपेसिटर की वैल्यू, करंट की वैल्यू 50 एम्पेयर हो। अब ये 150 कहाँ से आ गया, ये ज्यादा कैसे हो जाती है? ये इस कैपेसिटर की वजह से। अब ये कैपेसिटर बाजू का तो, क्योंकि इसने चार्ज भी होना है और डिस्चार्ज भी होना होता है, तो बाजू का होता ये है कि जब ये डिस्चार्ज होता है तो इसका जब करंट फ्लो करता है डिस्चार्जिंग वाला, वो बाहर वाले करंट में ऐड हो जाता है जो उधर से आ रहा है जनरेटर से। तो उसकी वजह से इंडक्टर वाला जो करंट है वो उस करंट से बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप नेट निकालेंगे ना, 150 और ये 50, क्योंकि इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, तो इनका नेट हम माइनस करके निकालेंगे तो वो 100 ही आएगा उसके बराबर। लेकिन इंडिविजुअल वैल्यू इसकी उससे ज्यादा हो गई है। इसी तरह जब इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होते हैं तो बाज़ वक़्त कैपेसिटर का करंट भी उससे ज्यादा हो जाता है। तो पांचवा पॉइंट ये है कि अलग अलग जो करंट्स हैं, आईसी और आईएल, उनकी वैल्यू बाज़ औक़ात टोटल करंट से ज्यादा हो जाती है। ठीक है। तो क्योंकि ये इसलिए बताया हुआ है कि डीसी सर्किट में हमने पढ़ा है कि जितना भी करंट होता है ना पैरेलल में, उन सबको जमा करें तो लाजमी उसके ऊपर ऊपर वाले के बराबर होना चाहिए, नहीं उससे बढ़ नहीं सकता, उसके बराबर हो सकता है। लेकिन एसी सर्किट में जो इंडिविजुअल करंट होता है वो इंक्रीज भी हो जाता है। ठीक है, किसी भी इंडक्टर या कैपेसिटर।